हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी के ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग संविधान के विषय में बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के विषय में हम लोग आज जानते हैं। देखिए, संविधान का जो है ना, पहला चैप्टर क्या है? प्रस्तावना है। पहले हम संविधान का अर्थ जानते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है? देखिए, सभी के लिए बराबर नियम कानून संविधान कहलाता है। क्या? सभी के लिए बराबर नियम कानून संविधान कहलाता है। भारत का जो संविधान है ये किसने बनाया था? तो भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। यह जो संविधान सभा का गठन हुआ कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। हमारा जो संविधान है यह जो है ना किसके अनुसार काम करता है? अनुच्छेद के अनुसार काम करता है। इस अनुच्छेद में अलग अलग भाग हैं। देखिए, ये जो अनुच्छेद हमारा है इसमें अलग अलग भाग है जो कि कुल 22 भाग है। ये जो अनुच्छेद है इसमें कुल 22 भाग है। इस भाग के अंदर अनुच्छेद है। ये जो 22 भाग है हमारा, इसी के अंदर अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395 है। अनुच्छेद की संख्या 395 है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें भी अनुच्छेद की संख्या 395 है। और इसी वर्तमान में अभी ABC करके इसमें 450 हो गया है, जो जोड़ा गया है इसमें ABC करके 450 हो गया। तो वर्तमान में अभी 450 हो गया अनुच्छेद। हालांकि मूल संविधान को ही 395 ही मानते हैं। ये जो है ना इसको नहीं गिना जाता है। यह अनुच्छेद का उपभाग है। क्या है? अनुच्छेद का उपभाग है। ये जो क्लोज दिया हुआ है आपका ABC, यह जो अनुच्छेद का उपभाग है। संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने ही किया। और उसी संविधान का अंग प्रस्तावना है। हमारा जो प्रस्तावना है ना, किसका अंग है? तो संविधान का अंग है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। देखिए, कितना बैठक हुई? तो 12 बैठक। कब से कब तक? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक 12 बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। इस प्रथम बैठक के दौरान ही संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? प्रथम बैठक के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा विचार विमर्श किया। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इस पर संविधान सभा ने विचार विमर्श किया। और जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक शुरू हुई, यानी कि द्वितीय बैठक आपका 20 जनवरी 1947 से शुरू हुई और 25 जनवरी 1947 के बीच आयोजित तक चला। इस द्वितीय बैठक में संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। द्वितीय बैठक के दौरान संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। देखिए, इंडियन पिनल कोड IPC जिसे हम लोग पढ़ते हैं, IPC की धारा लागू हो गया पुलिस के द्वारा जो लगाई जाती है IPC की धारा, इसका क्या नाम है? इंडियन पिनल कोड। IPC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पिनल कोड। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस आपको IPC की तरफ उठाकर ले जाएगी। पुलिस इसी पर काम करता है। IPC के अंदर धारा आती है। IPC का है इंडियन पिनल कोड फुल फॉर्म। अगर आप गलती करते हैं तो पुलिस उठाकर आपको कोर्ट में देंगे। अगर आप गलती करेंगे तो पुलिस उठाकर कहाँ आपको देंगे? कोर्ट में। जज साहब CRPC को फॉलो करता है। जज साहब जो है ना किसको फॉलो करता है? CRPC को। CRPC इसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC में भी धारा लगती है। CRPC में भी धारा लगती है। लेकिन जब पुलिस धारा लगाती है तो लिखती है भारतीय दंड संहिता। जब जज साहब सजा सुनाते हैं तो वो लिखती है CRPC, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप कोई अपराध नहीं कीजिए, आप प्रशासन करेगा। अनुच्छेद के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब तक आप अपराध नहीं किए हैं तब तक। जैसे आप अपराध करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर क्या लगेगी? धारा।
अपराध करने के बाद क्या लगती है, धारा। पुलिस, जज साहब जेल में डालते हैं, पुलिस आपको कोर्ट में देगी और जज साहब सज़ा इसमें सुना के आपको CRPC की तरह जेल में डालेंगे। तो चलिए, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जा रहा था तो संविधान सभा के सदस्य में संशय था कि प्रस्तावना को लागू किया जाए या नहीं किया जाए। हमारा जो प्रस्तावना है, इस जब संविधान को लागू किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा के सदस्य संशय में थे कि प्रस्तावना को लागू किया जाए कि नहीं किया जाए, यानी असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रस्तावना को लागू करेंगे और संविधान को लागू करने के दौरान सबसे अंतिम में प्रस्तावना को लागू किया। कहाँ? सबसे अंतिम में प्रस्तावना को लागू किया गया। भारतीय संविधान का अंतिम भाग जो है प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का अंतिम भाग कौन है? तो प्रस्तावना है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। द्वितीय बैठक 20 जनवरी से 25 जनवरी तक चला। मतलब हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रथम बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। वहीं द्वितीय बैठक के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय बैठक के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बैठक के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये जो प्रस्तावना है, संविधान सभा के प्रथम बैठक 1946 के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना बाद में जाकर बना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर 4 देश का प्रभाव है। हमारा जो प्रस्तावना है, इस पर कितने देश का प्रभाव है? 4 देश का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान को हम लोग उधारों का संविधान कहते हैं। किसका संविधान कहते हैं? उधारों का संविधान। उधारों का संविधान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश से लिए गए हैं। जैसे कि एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों से प्रावधान लिया गया है। अगर सिर्फ प्रस्तावना को देखेंगे तो उस पर 4 देशों का प्रभाव है। अगर हम सिर्फ अपने संविधान में प्रस्तावना को देखेंगे तो उन पर जो है सिर्फ 4 देश का प्रभाव पड़ा हुआ है। कौन कौन पड़ा हुआ है? देखिए, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है, रूस है। कौन कौन है? आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है और रूस है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है, किस देश में लागू किया? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान आपका अमेरिका हो जाएगा। को 1789 में लागू किया। कितने में? 1789 में लागू किया। अमेरिका के संविधान में ही पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लिखित संविधान की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। अगर विश्व में प्रथम लिखित संविधान तो अमेरिका, और अगर यहाँ पूछता है लिखित संविधान की अवधारणा का विकास बोले तो आंसर होगा इसका फ्रांस। क्वेश्चन ये पूछता है। अमेरिका के संविधान में ही पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया। अमेरिका ही विश्व का पहला देश है।
आपका अमेरिका जो है विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका को देखते हुए विश्व के लगभग सारे देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अगर हम भारत को देखें तो उन्हीं देशों में शामिल है जो अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। जब भारत का संविधान बन रहा था ना, तो संविधान निर्माताओं ने 60 देश के संविधान को पढ़ा था। हमारा जो भारत का संविधान जो बन रहा था, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने 60 देश के संविधान को पढ़ा था, तब जाके हमारा संविधान बना। तो अमेरिका के संविधान देखा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर अमेरिका अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है तो यह सही ही है। इसलिए निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अब देखिए, प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे हमारे प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव है, तो अब प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी प्रकार की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है। तो भाषा के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो न्याय की चर्चा है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आपको न्याय की चर्चा मिलेगी। ये जो न्याय की चर्चा है, पहली बार रूस की क्रांति में हुई थी। पहली बार जो रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में, उसी में न्याय की चर्चा की गई थी। रूस के भीतर क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति में पहली बार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई थी। किस क्रांति में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की गई थी? रूसी की क्रांति। और रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। तो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये जो रूसी का क्या बोलने कि हमारा जो संविधान है, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था 60 देशों का संविधान पढ़ा था, उसी में से रूस का यह है भाग है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की जो बात की गई है वह रूस के क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा। यानी कि ये शब्द रूसी क्रांति से उठाकर लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से शब्द उठाकर लिया गया है। प्रस्तावना जो है वह रूस से भी प्रभावित है। प्रस्तावना जो है वह रूस से भी प्रभावित है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, स्वतंत्रता, अवसर की समानता, फिर आपको बंधुत्व मिलेगा। और संविधान के प्रस्तावना में यह जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कौन कौन सा लिया गया है? तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और बंधुत्व। और संविधान के प्रस्तावना में यह जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस के भीतर भी एक क्रांति हुई थी जिससे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। यह जो फ्रांस में क्रांति 89 से 1799 के बीच तक, मतलब 1789 से शुरू हुआ और 1799 तक हुआ था, चला था। इस फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में और अल्प समय के लिए लोकतंत्र स्थापित किया। ये जो क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस में, इसने क्या किया? ये प्रभावित फ्रांस में जो है ना, किसको समाप्त किया? राजतंत्र को समाप्त किया और अल्प समय के लिए लोकतंत्र स्थापित किया। इसी फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस का सम्राट नेपोलियन को बनाया। यही फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ फ्रांस में, और इसी क्रांति से फ्रांस का नेपोलियन सम्राट जो बना, फ्रांस का नेपोलियन को बनाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है फ्रांस के संविधान से भी प्रभावित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से तो प्रभावित है। प्रस्तावना में एक बंधुत्व की चर्चा है। हमारा जो प्रस्तावना है उसमें जो एक बंधुत्व की चर्चा है, 2 प्रकार की समानता है। एक बंधुत्व की चर्चा है और 2 प्रकार की समानता की चर्चा है, स्थापित करने की, समानता स्थापित करने की चर्चा है।
यह प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। यहाँ देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। हमारा जो प्रस्तावना है इसमें क्या 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। एक बंधुत्व की चर्चा किया गया है। 2 प्रकार की समानता स्थापित करने की चर्चा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। वह जो न्याय की बात है 3 प्रकार की है, कौन कौन सा है? तो हमारा पहला है देखिए आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। वह इस प्रकार से है, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है हमारा संविधान में। फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 से 1799 के दौरान में जब हो रही थी, तो उस दौरान पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया फ्रांस की क्रांति में। इसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द को जोड़ा। 1 बंधुत्व की बात की गई, 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई। अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की चर्चा प्रस्तावना में की गई। हमारा संविधान देखिए रूस से भी कुछ न कुछ प्रस्तावना में लिया गया। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई। इस क्रांति के दौरान ही सामाजिक, आर्थिक और न्याय का नारा दिया गया था। इसी क्रांति में, रूसी क्रांति में जो है ना, सामाजिक, आर्थिक और न्याय का नारा दिया गया था। इसी से प्रभावित होकर प्रस्तावना में न्याय शब्द को शामिल किया गया। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं जितने हमारा जो संविधान बना रहा था, तो उस समय रूस से प्रभावित होकर अपने संविधान के प्रस्तावना में जो है ना, न्याय शब्द को शामिल किया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, जो कि पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। वो कौन कौन है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना लेकर हमेशा विवाद रहा है। हमारा जो प्रस्तावना है इसको लेकर हमेशा विवाद रहा है। कभी कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो कभी कहा जाता है कि यह संविधान का अंग नहीं है। तो ये तो कहा जाता है कि कभी है, कभी कहा जाता नहीं है। तो ये तो बड़ा असमंजस की बात है। तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, तो क्वेश्चन पूछता है कि किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और किस जजमेंट में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था, वह था बेरूबरी। बेरूबरी जो है ना, बंगाल में स्थित एक भूमि का टुकड़ा था। बेरूबरी जो था बंगाल में स्थित एक भूमि का टुकड़ा था, जिसको पाकिस्तान को देना था, जो कि पाकिस्तान को देना था। इसी को लेकर मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में गया। यही बेरूबरी के मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, और इस मामले में चर्चा हुई। साथ ही साथ इस मामले में तो चर्चा हुआ ही, बेरूबरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट में तो इसको चर्चा हुआ ही है। इस मामले में चर्चा के साथ साथ प्रस्तावना को लेकर भी उस मामले में चर्चा हुई, और बेरूबरी बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबरी बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग नहीं है। हमारे संविधान की यूँ तो कई सारे विशेषता हैं। अगर हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता देखें तो सबसे इसमें संशोधित होना है। इसका मतलब संशोधन। हमारा जो प्रमुख विशेषता है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, यानी संशोधन यह अपने आप में भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ी विशेषता है मानी जाती है। क्योंकि आप अन्य देश का संविधान देखें, उसमें संशोधन की चर्चा बहुत कम मिलेगा। जैसे आप अमेरिका को नहीं देख ले, उसमें संशोधन की चर्चा है ही नहीं। तो यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है।
हमारा जो संविधान है इसमें संशोधन तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो भारत की संसद को है। संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। अगर कोई भी चीज संशोधन करने का अधिकार नहीं है, अगर कोई संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। देखिए, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। संसद जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन बेरूबरीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया। क्या इतना होने के बाद, बेरूबरीवाद में तो उसमें क्या कहा? बेरूबरीवाद 1960 में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर एक मुकदमा जो है ना आपका सुप्रीम कोर्ट में गया। वह कौन मुकदमा था बताइए? तो वह था गोलकनाथवाद पंजाब राज। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 1967 में दिया। गोलकनाथवाद पंजाब राज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 1967 में दिया। अपने इस निर्णय में प्रस्तावना को लेकर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। देखिए यहाँ पे पहले तो बेरूबरीवाद 1960 में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वहीं गोलकनाथ पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 1967 में दिया और इस निर्णय में प्रस्तावना को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग चीज़ों को संविधान की आत्मा कहा है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो है एक बहुत बड़ा विद्वान है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको आत्मा कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है ना संविधान की आत्मा कहा है। आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा। और वहीं हम भारत के सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज बाद 1967 में निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अगर आप से विद्वान का नाम पूछे, क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, विद्वान का नाम देते हुए आपसे पूछेगा कि इस विद्वान के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है। अगर आपसे सीधा पूछे भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना होगा, और विद्वान के नाम देकर अगर पूछेगा तो उस हिसाब से आप मारेंगे आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को आत्मा कहा, यही नहीं बल्कि यह भी कहा यह अपरिवर्तनीय है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को आत्मा कहा, यही नहीं बल्कि यह भी कहा कि यह अपरिवर्तनीय है। साथ साथ इसे शाश्वत भी कहा, यानी जो हमेशा बना रहेगा। आप वहीं देखिए केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राजवाद। अगर आप केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राजवाद को पढ़ेंगे तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1973 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए पुराने निर्णय को पलटते हुए, यहाँ पे देखिए केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राजवाद में को आप पढ़ेंगे तो इसको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो दिया 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यही विशेषता है कि वह अपने निर्णय को पलट भी सकता है, जो पहले दे चुका है उसे बाद में वो पलट भी सकता है, संशोधन कर सकती है। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के प्रस्ताव में केवल एक बार संशोधन किया है, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976।
इस संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में 3 गो नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन? 3 गो। पहला आपका समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। ये शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। यह शब्द जो है शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। यह जो है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था और यह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी जो कि संशोधन करते हुए 42वां संविधान संशोधन करते हुए 1976 में संविधान में समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द को जोड़ा। ये जो कि यह शब्द प्रस्तावना में नहीं था और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और यह क्वेश्चन पूछता है किस कमेटी के अनुशंसा पर यह शब्द को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर। देखिए हमारा जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लघु संविधान भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।